Fine, let's start. So this is the second chapter in your partnership series, and that is admission of a partner. Now I think I do not need to explain that what does it mean. एडमिशन मतलब एक नया व्यक्ति, एक नया पार्टनर का बिजनेस में क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है. सो पहले से एक फॉर्म में दो पार्टनर मौजूद है, और जब एक नया पार्टनर आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. क्यों एडमिशन होता है इस पे हम लोग जाने वाले नहीं हैं, उतना डेप्थ में जाएंगे. जैसे कि आइडिया देने के लिए बता दें कि एडमिशन किस सिचुएशन में हो सकता है. जब कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो, फर्म प्लान कर रहा है एक्सपेंशन का, और एक्सपेंशन करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत है, राइट. उसमें जो प्रेजेंट पार्टनर्स हैं, they think that they are not able to bring that much of cash, that much of capital to expand the business. They think that they need more support, right? So therefore in such cases, if the present partners, please ध्यान रखना ये चीज, जब present partner आपस में agree करेंगे, when they give consent to each other, जब एक दूसरे को लोग agree करते तभी जा करके तीसरा पार्टनर, नया पार्टनर आ सकता है. सो नया पार्टनर तभी आएगा बिजनेस में जब पुराने पार्टनर अग्री करते हैं, जब पुराने पार्टनर आपस में अग्री करते कंसेंट देते हैं, तभी जाकर के नया पार्टनर आता है. क्या सिचुएशन में नया पार्टनर आ सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फर्म का एक्सपेंशन है, रिस्क डिवीजन करना है. सो इन सब सिचुएशन में नया पार्टनर को लिया जा सकता है. नाउ टुडेज क्लास एंड दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट व्हाई एडमिशन, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एडमिशन क्यों हो रहा है, वो कुछ भी कारण हो सकता है. हम लोगों का जो मुद्दा है आज का क्लास में, और हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे, कि अगर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन होने के चलते, एक नया पार्टनर का फर्म में आने के चलते, फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आते हैं. हमारे घर में, हमारे परिवार में, आज तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन रहते हो, 4-5 जन का छोटा परिवार है, और अगर उस परिवार में 10 दिन के लिए कोई तुम्हारा कजिन भाई या मौसी या चाचा चाची कोई गेस्ट आ जाए, तो तुम्हारा परिवार में ही कितना कुछ बदल जाता है. है ना, बदलता है कि नहीं बदलता है. लॉट ऑफ थिंग्स गेट चेंज्ड. सो अब तुम सोचो, एक बिजनेस जहां पे ऑलरेडी 2 पार्टनर 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, अब जब एक नया पार्टनर आता है, एक नया मालिक आता है, इट्स नॉट एन एम्प्लॉय, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म, ही इज ए ओनर. सो एक नया ओनर के आने से बिजनेस में, फर्म में क्या इफेक्ट होता है, वो समझना हमारा आज का क्लास का काम है. और आने वाले 1 महीना तक हम लोग जब तक ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग यही करने वाले हैं कि एक नया पार्टनर के आने से क्या इफेक्ट होता है. सो आवर टॉपिक इज that what are the effects of admission of a new partner and what are the things to be done at the time of admission. मतलब जब एक नया पार्टनर आता है तो बिजनेस के, फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरह का बदलाव लाता है, क्या क्या चेंजेस लाता है, और हमें उस समय में क्या क्या करना है. मतलब एज एन अकाउंटेंट जो बिजनेस का, फर्म का अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उसे उस दिन क्या क्या करना है, क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ जाता है, तो ये हम लोगों को करना है. सो लेट अस सी वन बाय वन, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, हर एक इफेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे, वो एक टॉपिक होगा, वो एक सेपरेट टॉपिक होगा. सो सबसे पहला चीज, change in profit sharing ratio. The first thing that happens when a new partner comes in is the change in the profit sharing ratio. Now, let me explain with the help of this diagram. So there were 2 partners before, and this is their profit. ये फल याद रखना. 1 महीना तक इस फल के बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम इस फल के ऊपर में डिपेंड करेगा. So this apple which is showing here, which is being shown here, this apple represents the profit of the firm. ये फर्म का प्रॉफिट है. नाउ इसके आने के पहले ये प्रॉफिट कौन खा रहा था,
पहले ये प्रॉफिट कौन एंजॉय कर रहा था? ये इनको बोलते हैं हम लोग पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलते हैं शिवम? ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं। हु आर दे? ओल्ड पार्टनर्स। नाउ यू थिंक व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन, जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में, will they able to continue to share the apple or the profit of the firm in the same ratio as they were doing before the admission? क्या ये लोग उस एप्पल को उसी हिस्सा में खा सकेगा, उसी रेशियो में बांट सकेगा जो रेशियो में वो लोग इसके आने के पहले बांट रहा था? कर सकेगा? नहीं, ये कभी नहीं होगा। अगर ये लोग पहले इस एप्पल को हाफ हाफ खा रहा था, तो इसके आने के बाद वो लोग और हाफ हाफ 50-50 नहीं खा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा इसको। So therefore the first change is that there will be a change in the profit sharing ratio। मतलब नया पार्टनर जब आएगा तो नया पार्टनर को भी बिजनेस का प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। और जब नया पार्टनर को हिस्सा मिलेगा ना सर्वेश, तो ये देखना जरूर कि पुराना पार्टनर में से कोई ना कोई बलिदान करेगा, कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा। क्योंकि बिना इनका सैक्रिफाइस किए इनको उसका शेयर नहीं मिल सकता। अगर जब तक ये लोग इसमें से कुछ पोर्शन छोड़ेगा नहीं, तब तक इसको वो मिलेगा कैसे? गेटिंग माई पॉइंट? Do you agree? So therefore, when there is a change in the profit sharing ratio, you will find that some of the old partners, यहाँ अगर दो पार्टनर है तो either one, दोनों में से किसी ना एक जन को, और या तो दोनों क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा अपना शेयर। किसके लिए? सो हेंस द फर्स्ट इफेक्ट इज देयर विल बी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड इस इफेक्ट के चलते हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नया पीएसआर नहीं दिया हुआ है, तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये हम लोग सीखेंगे कि कैसे नया पीएसआर निकाला जाता है। सेकेंड, द सेकेंड इफेक्ट इज ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड वी नीड टू डू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज। नाउ इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फर्म में एसेट्स है और फर्म में लायबिलिटीज है, एंड वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस एसेट्स एंड लायबिलिटीज डू नॉट रिमेन स्टैटिक। ये कांस्टेंट नहीं होते हैं और इनका वैल्यू में क्या होता है? चेंजेस आता है। क्या आता है? नाउ लेट मी शो इट विथ एन एग्जांपल। सपोज करो 31 मार्च 2023 को लास्ट एक बैलेंस शीट बना है और उस बैलेंस शीट के हिसाब से फर्म के एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, फर्नीचर 20,000, मोटर कार 5,000, डेटर 10,000। कैपिटल्स रहते हैं पुराने पार्टनर के, मान लो ए और बी। लाइबिलिटीज़ के नाम पे आपका क्रेडिटर्स 5,000, बैंक से कुछ लोन लिया गया है 6,000, बिल्स पेबल है 10,000, कुछ लाइबिलिटीज और एसेट्स है। Now what I'm trying to tell you is that the value of these assets and the liabilities, generally it will not remain static, it will change, it will change। So let us understand, एक एग्जाम्पल देकर देंगे, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लो 1 अप्रैल 2023 नया अकाउंटिंग ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत, और उस दिन एक नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है और उस पार्टनर का नाम है सी। ठीक? और जिस दिन उसे एडमिट किया गया, उसे मालिक बनाया गया, फर्म का मालिक बन गया, तो मालिक बनते ही शिवम
वो इन सारे एसेट्स का हकदार और सारे लाइबिलिटीज का जिम्मेदार, अब वो भी हो गया। सो ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल to each and every liability of the firm, and he also becomes the owner of all the assets of the firm. Do you agree? हाँ या ना? Now एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो जिस दिन एक नया पार्टनर एडमिशन लिया सी, उस दिन लैंड एंड बिल्डिंग फर्म का 12,000 रुपया है। कितना रुपया है? और उसके आने के पहले जो लास्ट बैलेंस शीट बना था, उस बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है? 10,000। करेक्ट? बिकॉज एज वी डिस्कस कि वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल चेंज। नाउ यू कैन सी कि 10 से 12 देर इज अ इंक्रीज इन 2,000 रुपीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मतलब एक एसेट जो लैंड एंड बिल्डिंग, उसका वैल्यू 2,000 रुपये से क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब जब सी नया पार्टनर आया तो उस दिन तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू तो 12,000 रुपया है, तो अब तो वो कितना का मालिक बन गया? 12,000 का मालिक बन गया। कितना का मालिक बन गया? 12। अब सोचो, ये जो 2,000 रुपया का तुमको एक गेन दिख रहा है, एक 2,000 रुपया का गेन है कि नहीं? वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया ना एसेट का। एक फायदा है कि नहीं है? इस 2,000 रुपया का फायदा को अब सी भी क्या करेगा? एंजॉय करेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुमको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर्स ए और बी के साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट्स एक्चुअली कौन खरीदा था? ये लोग खरीदा था। ये लोग ने एसेट्स बिल्ड किया, और आज जब एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस अप्रिशिएशन में मजा मारने के लिए कोई और भी आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? अब इसको थोड़ा दूसरा एंगल से भी देखते हैं। बैंक से लोन था 6,000 रुपया, और जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन लोन दिख रहा है बुक्स में 10,000 रुपया। ठीक? अब 4,000 रुपये से लोन क्या हो गया? तो अब एक बात बताओ, पुराना नया पार्टनर जब आया तो बोलेगा भाई हम तो लोन कितना देखा था? 6 देखा था, हम आए हैं 10 हो गया, हमको सरप्राइज कर रहे हैं तुम लोग। ये तो मेरे लिए सरप्राइज हो गया भाई। हम तो देखा था लायबिलिटीज कितना अच्छा, 6,000 का लोन है, 5,000 का क्रेडिटर है, 10,000। क्योंकि यार कोई भी अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में फर्म में आएगा, वो तो तुम्हारा बैलेंस शीट देख करके आएगा। अगर कल को किसी जॉर्ज एकेडमी को हम किसी को यहाँ पे पार्टनर बनाते हैं, तो इसका पार्टनर बनने के लिए वो पहले मेरा हेल्थ देखेगा कि नहीं देखेगा? मेरा हेल्थ मतलब किसका हेल्थ देखेगा? जॉर्ज एकेडमी का हेल्थ देखेगा। और जॉर्ज एकेडमी का हेल्थ देखने के लिए कहाँ जाएगा? वो बैलेंस शीट में वो देखेगा कि जॉर्ज एकेडमी का क्या एसेट्स है, जॉर्ज एकेडमी का क्या लायबिलिटी है। डूबता हुआ नाव में कुछ सवार होने मांगेगा? हाँ, नहीं ना मांगेगा। एक बिजनेस जिसका इतना सारा लायबिलिटीज है, उसमें कोई सवार होने मांगेगा? अब वो बेचारा देखा कि 6,000 का लायबिलिटी था, और जिस दिन आया उसको हो गया धप्पा लगा, उसको सरप्राइज लगा, बोला 10,000 रुपया का लायबिलिटी है। तो बोला भाई 4,000 रुपया हम ये क्यों बेयर करें? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे टेक्निकलिटी समझ रहे हो? हमको एक चीज इंश्योर करना है, जब एक नया पार्टनर आए तो उस एडमिशन के चलते, एक नया पार्टनर के चलते, आने के चलते किसी भी पार्टी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सबके साथ फाइनेंशियली जस्टिफाई करना है हमें। क्लियर? सो देयरफॉर आई हैव पुट बोथ द स्टोरी, बोथ द साइड्स ऑफ अ स्टोरी। हम एक पिक्चर के तुमको दोनों साइड दिखा दिया, एक सिक्का का दोनों साइड सिखा दिया कि ये भी पॉसिबल है कि एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, तो ये भी पॉसिबल है कि लायबिलिटीज भी बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़े और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़े, तो वो जो इतना भी इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीज में नया पार्टनर को शामिल करना है कि नहीं करना है? दो ऑप्शन है।
राइट। अब ये पूरा पूरी पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा पूरी पुराना पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है टेक्निकली, बट लॉजिकली अगर सोचेंगे तो कभी भी पुराना पार्टनर उसमें नया पार्टनर को शामिल, नया पार्टनर इंक्रीज इन लायबिलिटी में शामिल नहीं होना चाहेगा और पुराना पार्टनर उसको इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स में शामिल नहीं करने चाहेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? फंडा समझ में आ गया? सो दैट इज व्हाट वी वर एक्सप्लेनिंग कि देयर आर एसेट्स इन द फर्म, देयर आर लायबिलिटीज इन द फर्म, डेब्ट इन द फर्म, द वैल्यू ऑफ दिस एसेट्स एंड लायबिलिटी विल चेंज भाई। सो वट एवर इज द चेंज, उस चेंज के चलते जो भी फायदा, जो भी नुकसान, वो फायदा किसका? पुराना पार्टनर का, वो नुकसान भी किसका? पुराना पार्टनर का। नया पार्टनर को उस चेंज में, उस फायदा या नुकसान में किसी को भी शामिल, से फॉर एग्जांपल हम क्या बताने मांग रहे थे, यही कि जिस दिन लास्ट बैलेंस शीट बना था उस समय एसेट्स का आपका वैल्यू 10,000 रुपया था। जस्ट एक एग्जांपल दे करके हम बता रहे और थिंग्स विल गेट क्लियर। मान लो मेरे पास एसेट्स थे 10,000 टोटल, कोई भी एक एसेट, कोई भी, और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन अब एसेट्स कितना है? 12,000। मेरा पॉइंट ये था कि ये जो तुम 2,000 रुपया का फायदा देख रहे हैं ना, जो 2,000 प्लस हुआ, ये 2,000 किसका बीच में बंटना चाहिए बताओ तो? कौन? ओल्ड पार्टनर्स। यही हम बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया? सो ये 2,000 का फायदा नया पार्टनर को नहीं मिलेगा। सिमिलरली मान लो लाइबिलिटीज 5,000 था और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन लाइबिलिटी 6,000 है, तो यहां पे कितना लाइबिलिटी बढ़ गया? तो ये जो 1,000 रुपया से जो कर्जा बढ़ गया, ये 1,000 रुपये का जिम्मेदारी कौन लेगा? वही पुराने पार्टनर्स। तो इस 1,000 रुपया में भी नया पार्टनर को शामिल नहीं किया जाएगा। सो देखो, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है ना, तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ रहा है, देख रहा है कि नहीं? तो कल को अगर कोई जॉर्ज एकेडमी में किसी को हम पार्टनर बनाते हैं, तो ये बिल्डिंग हम आज से 10 साल पहले खरीदे थे, मान लो 10 लाख रुपया में, आज इस बिल्डिंग का वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। तो जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो भी तो उस बिल्डिंग का मालिक बन जाएगा, और कितना का मालिक बन जाएगा वो? 1 करोड़ का। अब तुम बताओ, ये हमको अच्छा लगेगा? हमको मन में अच्छा लगेगा? रात में नींद आएगा? हमको नहीं आएगा। कितना दुख मुसीबत से हम खरीदे, आज 90 लाख का बेनिफिट हुआ, 90 लाख का अप्रिसिएशन है, और उस 90 लाख का अप्रिसिएशन हम किसी और के साथ बांट ले। Are you getting my point? It's very, I am talking very common sense में, logically, very on a humanitarian basis में तुम देखो, जो एक इंसान का नेचर होता है ना, दैट इज, कोई लॉ हमको रोक नहीं सकता है ये चीज करने से कि नहीं ठीक है भाई 1 करोड़ में तेरा भी हिस्सेदारी, अगर उसमें कोई रोक नहीं सकता है हमको, लेकिन टेक्निकलिटी में अगर तुम जाओगे तो करेगा कोई नहीं। तो इसलिए ये हम लोग को देखना है कि कोई भी पार्टी के साथ, पुराना पार्टनर और जो नया पार्टनर आ रहा है, दोनों के साथ किसी भी तरह का कोई भी अन्याय ना हो। So that is why what are we supposed to do? We are supposed to do, मतलब हम एक बार अपना बिजनेस के सारे एसेट और लायबिलिटीज का क्या करते हैं? रीवैल्यू। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीवैल्यू? रीवैल्यू का मतलब, री का मतलब होता है फिर से, और वैल्यूएशन का मतलब होता है अपने एसेट्स का वैल्यू तय करना। तो जिस दिन एक नया पार्टनर आ रहा है, हम अपने बिजनेस के सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज का उस दिन का वैल्यू चेक करते हैं कि जिस दिन तुम आया उस दिन एसेट्स की वैल्यू क्या थी और उस दिन लायबिलिटी की वैल्यू क्या है। और अगर पुराना वैल्यू से कोई चेंजेस हो रहा है, क्या बोले, अगर पुराना लास्ट बैलेंस शीट में जो वैल्यू था उसमें अगर कोई उसके कंपैरिजन में किसी भी तरह का, तो वो चेंज से जो भी फायदा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो किसका होगा? ऑल पार्टनर्स होगा। तो हम लोग ये अलग से एक टॉपिक रहेगा, इसका जर्नल एंट्रीज, काफ़ी सारा जर्नल एंट्रीज है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, फिर इसका हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे पार्ट बाय पार्ट। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
नेक्स्ट, ये स्वाभाविक है कि मान लो दो पार्टनर है, तो दो पार्टनर जरूर बिजनेस में कुछ तो रिजर्व क्रिएट करके रखा होगा, कुछ तो रिजर्व क्रिएट करके रखता है कि नहीं रखता? जनरली हर बिजनेस रिजर्व रखता है। क्या होता है रिजर्व? जनरल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स लोगों ने आपस में बांटा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, वो हिस्सा को उन्होंने क्या कर दिया? यहां पे डाल दिया। क्लियर? अब एक बात बताओ, दो पार्टनर मिलके इसमें पैसा जमा किया और एक तीसरा पार्टनर आ रहा है, तो उसका इसमें हक है कि नहीं है? एकदम है भाई, पार्टनर बनेगा, उसका हक नहीं है? हक है कि नहीं है? अभी मान लो दो पार्टनर ने मिलके इसमें 1000 रुपया डाला, कितना डाला? तो अब जब नया पार्टनर आएगा तो उसका भी तो इसमें 1000 रुपये में हक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब जब उसका भी इसमें हक हो जाएगा तो अब तुम सोचो पुराना पार्टनर को कितना तकलीफ लगेगा। बोलेगा पैसा डाला हम लोग, ये तो हम लोगों का हिस्सा का प्रॉफिट है ना, ये तो हम लोगों का हिस्सा का प्रॉफिट है जो हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और इसमें डाल के रखे हम लोग। अब जब नया पार्टनर आएगा तो बोलेगा तो गुल्लक में तो मेरा भी हक है। अब बताओ क्या करना चाहिए इस गुल्लक? टेक्निकली क्या करना चाहिए? ये किसका है? तो इसका हर एक रुपया किसको बिलोंग करता है? सो देयरफॉर जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस दिन ये चेक कर लो कि बिजनेस में ऐसा कितना गुल्लक रखा हुआ है, बिजनेस में कितना ऐसा रिजर्व्स रखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, पार्टनर्स प्रॉफिट आपस में बांट ही नहीं रहे, रख रहे हैं फर्म में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे पार्टनर्स। इन दैट केस वो भी प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पिछला 4 साल का 5 साल का लॉस आपस में बांट ही नहीं रहा था, लोग लॉस रखा हुआ, जमा हो रहा है, लॉस एक्यूमुलेट होते जा रहा है। अब नया पार्टनर आया तो उसको भी तो लॉस में मिलेगा, तो बोलेगा बेटा ये मेरा कर्म का थोड़ी है, ये हम थोड़ी ना, ये मेरे पापों को कर्म नहीं है, ये तेरा पापों को कर्म है, तुम लोगों का पाप का कर्म है लॉस, तो ये हम क्यों भोगे? So when a new partner, see we have to understand that what we are doing, that is okay, उस समझ में आ जाएगा, लेकिन why we are doing it, that is more important. So everything that we are doing till now, whatever we have discussed, is to ensure that this admission is a win-win situation for both the parties. कोई इसमें किसी का फायदा और नुकसान नहीं, इट्स अ विन विन सिचुएशन। व्हेन न्यू पार्टनर इज कमिंग, उसके लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन है, वो भी फायदा में है और जो पुराना पार्टनर है उसका भी कोई लॉस नहीं हुआ, तब जा करके अब एडमिशन होगा। अदरवाइज क्या होगा, मामला सब जगह फंसने लगेगा। तो सबसे पहला चीज, जब एक नया पार्टनर आता है तो सबसे पहला चीज क्या चेंज होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड चीज क्या चेंज होगा? नंबर सेकेंड क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू फिर से कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता है, और वो जो चेंज होता है उस चेंज के चलते या तो फायदा या तो लॉस, या तो फायदा या तो नुकसान। तो जो भी फायदा नुकसान होगा वो किसको होगा? ऑल पार्टनर्स को। किसका होगा? ऑल पार्टनर्स, उसमें नए पार्टनर। इसलिए हम लोग सारे बिजनेस के एसेट लायबिलिटीज को क्या करते हैं? फिर से रिवैल्यू करते हैं। थर्ड, ये चीज चेक कर लेना जरूरी है कि बिजनेस में किसी भी तरह का रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है कि नहीं। अगर है तो ये भी इंश्योर करो कि वो चीज पुराने पार्टनर्स के बीच में ही रहे, नया पार्टनर में उसको नहीं दिया जाए जनरली। बट हम लोग जब क्लास घुसेंगे हम लोग चैप्टर में, आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब हम लोग एंट्री करेंगे तो हम एक एक दिन हम एक एक टॉपिक पकड़ के एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, सबका रिकॉर्डिंग्स होगा, सबका जर्नल एंट्रीज पास होगा अलग अलग करके। सो वन क्लास एट अ टाइम एंड ईच टॉपिक विल बी कवर्ड like this we are going to do. And next is the last point that I'm going to do. इसको आएंगे वापस, नॉट लास्ट पॉइंट, सॉरी, एक पॉइंट जो हमको पहले कवर करना था वो हम स्किप कर गए,
तो वो अभी हम यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट? सो व्हाट इज गुडविल? वी हैव अंडरस्टूड, हम लोग ने गुडविल चैप्टर में पढ़ा है गुडविल का क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन भी करना हम लोग सीखा। एडमिशन में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है? एडमिशन में गुडविल का क्या रोल होता है? देखो, बहुत सिंपल बताते हैं हम तुमको, बहुत सिंपल। ये आपके पुराने पार्टनर्स ए और बी, और ये आया आपका नया पार्टनर सी। अब एक चीज सोचो, जब सी आएगा, एक नया पार्टनर आएगा फर्म में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया भाई एक बार चेक कर लो कि सारा एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है, करेक्ट? चेक कर लिया, बट ये वही एसेट्स के वैल्यू को चेक किया जो दिख रहा था, करेक्ट? बट एक बहुत बड़ा एसेट है जो इनटैंजिबल इन नेचर है, और उसका वैल्यू, उसका एग्जिस्टेंस है बिजनेस में। नाउ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इफ आई टेल यू कि जब एक नया पार्टनर आता है बिजनेस में, फर्म में, तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर के द्वारा जो गुडविल बनाया गया है, आई रिपीट, पुराने पार्टनर के द्वारा, अगर स्पेलिंग नजर नहीं आ रहा है तो फिर से लिख देते हैं, पुराने पार्टनर के द्वारा जो गुडविल बनाया गया है, उस गुडविल का असर या उस गुडविल का बेनिफिट कहीं ना कहीं इसका तक तो भी पहुंचेगा। सो द गुडविल विच वॉज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, याद रखना, जो इन्होंने पुराने पार्टनर ने अपना मेहनत से फॉर्म के लिए पिछले 5 सालों 10 सालों में बनाया, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, और आज उस गुडविल का बेनिफिट इस तक भी तो पहुंचा, इस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बताओ। अब पहले ये लोग 50% और 50% प्रॉफिट को डिवाइड करता था। अब जब 3 पार्टनर आया तो इसका तो 50-50 तो कंटिन्यू नहीं कर सकेगा ये लोग। अगर ये लोग 50-50 करेंगे तो इसको क्या मिलेगा? झुनझुना। समझ में आ रहा है? तब तो ये उल्टे पैर घुमा करके चला जाएगा, बोला आपको लिया किस लिए? से बोला चल हम अपना हिस्सा में से 10% सैक्रिफाइस करेंगे, हम अपना हिस्सा में से 10% सैक्रिफाइस करेंगे। अब इनका ए का शेयर कितना हो जाएगा? 40%, बी का कितना हो जाएगा? 40%, अब सी का कितना हो जाएगा? 20%। सो अब फर्म का प्रॉफिट किस रेशियो में बट रहा है? 40%, 40%, 20%, करेक्ट? नाउ इफ यू टेक्निकली सी that the old partners have sacrificed for the new partner, for the sake of a new partner. If they wouldn't have sacrificed, the new partner would have not got his share. Correct? अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाओ। ए और बी ने सिर्फ प्रॉफिट को सैक्रिफाइस नहीं किया, सिर्फ शेयर को सैक्रिफाइस नहीं किया। ये मत भूलना कि आने वाले कई सालों तक वो प्रॉफिट इनके द्वारा बनाया गया गुडविल पे कमाया जाएगा, हाँ या ना? आई रिपीट माई सेल्फ, आने वाले कई सालों तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जिस प्रॉफिट में ये हिस्सादारी इसको जो मिल रहा है, जिस प्रॉफिट को ये जो एंजॉय करेगा, वो प्रॉफिट पुराने पार्टनर के द्वारा बनाया गया हुआ गुडविल से इसको ही मिलेगा। यानी कि जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने एक्चुअली अपना नाम, अपना शेयर ऑफ गुडविल को सैक्रिफाइस कर दिया इनके लिए, कि जाओ हम लोग जो मेहनत करके रखे थे, और आज जब तुम फर्म में आएगा तो तुम्हारा आने का चलते उसका इफेक्ट तो तुरंत नहीं मिलने वाला है। अभी नया पार्टनर आया और सबको बोला बड़ी आ गया, चल चल पूरा प्रॉफिट होने लगा, ऐसे तो नहीं होगा।
मेरा बात समझ में आ रहा है? इसका जो काम काज है, इसका जो इन्वेस्टमेंट, इसका जो रोल है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन का असर मिलेगा, लेकिन इतना तुरंत मिलने वाला नेक्स्ट 2-3 साल तक तो जो प्रॉफिट एंजॉय किया जाएगा वो प्रॉफिट तो पुराने पार्टनर के द्वारा बनाया गया हुआ गुडविल से ही होगा, है या ना? अगर आज जॉर्ज एकेडमी में कोई नया व्यक्ति आ जाता है, राइट, तो तुरंत जॉर्ज एकेडमी को उस नया टीचर का या उस नया व्यक्ति का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी 2-3 साल तक तो मेरे नाम पे चलने वाला है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो देयरफॉर डोंट यू थिंक दैट द पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड ए एंड बी, दे नीड टू बी कंपनसेटेड? उनको उनका सैक्रिफाइस का क्या मिलना चाहिए? एक कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि एक्चुअली देखोगे जो उन्होंने नाम कमाया था, जो मेहनत किया था, वो गुडविल पे इनको हिस्सेदारी दिया है। मेहनत जो करके ये लोग ने रेपुटेशन बनाया था, उस रेपुटेशन में इनको हिस्सेदारी दिया है। तो पुराना पार्टनर लोग क्या बोलेगा पता है? जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया वो क्या बोलेगा पता है इसको? बोलेगा देख भाई, हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मेरा सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए कुछ तो दो हमको, जो मेरा हो। समझ में आ रहा है? हमको दो, हमको, फर्म को नहीं, ये मेरा होना चाहिए। फर्म को तो तुम कैपिटल ला करके देगा ही देगा, हमको क्या देगा? क्योंकि हम तो अपना शेयर क्या किया? तेरे लिए छोड़ा। सो देयरफॉर उस कंपनसेशन वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, और उसका कैलकुलेशन किसके आधार पे होता है? सो मान लो उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यू, यही सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं हम, ये वैल्यूएशन हम लोग सीख लिए हैं ऑलरेडी गुडविल चैप्टर में। मान लो फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है? 20,000, ठीक है? ए बी जैसे हमने कहा था 50% ऐसे कर रहा था, और सी आया नया पार्टनर, तो हम क्या बोले? इन्होंने 10% अपना दे दिया, इसका 40%, इसने 10% दे दिया, अब इसका कितना बचा? 40%, इसको कितना मिला? 20%। तो सी को बोला जाएगा भैया आप जो 20% आपको जो मिला, ये किससे मिला? ए और बी से। तो आप ए और बी जो सैक्रिफाइस किया है, उस सैक्रिफाइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट। तो वो कंपनसेशन का वैल्यू, तो सी बोलेगा अच्छा ठीक है बता भाई कितना कंपनसेट करे, कितना पैसा देना पड़ेगा तुम लोगों को? तब उस समय ए और बी बोलेगा जितना हम लोगों का गुडविल का वैल्यू है। कितना है गुडविल का? 20,000। तुमको कितना मिला हिस्सेदारी? 20%। सो कितना होता है? 4,000। तो सी को कैपिटल तो सी लेकर के आएगा, बट कैपिटल के अलावा और कितना रुपया लेकर के आएगा? और वो 4,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ वो किसके लिए लेकर के आ रहा है? ए और बी, पुराने जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कौन पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है, जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, उनका सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए। सो एडमिशन चैप्टर में गुडविल का जो सबसे बड़ा रोल यही है कि गुडविल को आधार बना करके हम लोग नया पार्टनर से एक कॉम्पनसेशन अमाउंट लेते हैं, और वो कॉम्पनसेशन अमाउंट उनके लिए होता है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो यहां पे एडमिशन में गुडविल का ये रोल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर या सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर के बनाए हुए गुडविल को एंजॉय करेगा। तो अगर पुराना पार्टनर में से कोई अपना शेयर को छोड़ा है, सैक्रिफाइस किया है, करेक्ट, तो फिर उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वो कंपनसेशन किसके आधार पे होगा? फर्म का गुडविल के आधार पे होगा। अगेन we'll dedicate one day separately for the treatment of goodwill। कि ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, गुडविल का बात यहाँ क्यों उठ गया अचानक से, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि गुडविल का बात अचानक से उठा क्यों, right? What is the role of the goodwill in admission? So this is the role. So goodwill, self-generated goodwill is basically used. Self-generated goodwill is basically used to do what? To calculate the compensation amount. And this compensation amount is known as premium for goodwill.
क्या बोला जाता है? इसको किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, हम लोग इसको देखेंगे। अभी खरीदना, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट थिंग वाज एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। ये हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं कि करना ही करना है, बट ये होता है, ज़्यादातर जगह में हम लोग देखे हैं। व्हाट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? सिंपली बताता रहे। मान लो पहले और ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए, दो पार्टनर थे ए और बी, और इस एप्पल को ये लोग 50% खा रहे थे, ठीक है? एप्पल को खा कैसे रहे थे? आधा आधा, 1:1। और इस एप्पल का दाम है 100 रुपया। क्या है? मतलब कैपिटल, ठीक? और वो 100 रुपया में ए ने 60 रुपया दिया और बी ने 40 रुपया दिया। तुमको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या ऑब्जर्व किया तुम लोग यहां पर? कि प्रॉफिट को बांटने का रेशियो तो सेम है, फल खाने का रेशियो तो सेम है, लेकिन फल का कॉस्ट को बेयर करने का रेशियो अलग है ना। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एकदम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता भी, अगर आज हम लोग अगर दो दोस्त मिल करके टिकट देखने, मूवी देखने जाए और एक पॉपकॉर्न खरीदे, 500 रुपये का पॉपकॉर्न है, दोनों दोस्त आधा आधा खाएगा, लेकिन हो सकता है कि एक जन 300 रुपया दे, एक दूसरा जन 200 रुपया दे। So this is not something weird, or this is not something cannot happen. No, it's very sure, it's very normal that the capital, the ratio in which they have contributed towards the capital, the ratio in which they have contributed towards the cost of the apple may be different, and the ratio in which they are distributing the apple will be different. Now, what do you mean by capital adjustment? So the new partner comes in. Now there are 3 partners. Once they come in, new partner comes in, all the partners unanimously they can decide कि भाई अब हम लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। इसका माने ये होता है कि अपने कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर इस एप्पल का बंटवारा 40% और 20% में हो रहा है, तो फिर इस एप्पल का जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट भी 40 और 20 में होगा। मतलब जो एप्पल का जितना रेशियो एंजॉय करेगा, जो एप्पल का जितना प्रोपोर्शन एंजॉय करेगा, वो एप्पल का प्राइस को भी उसी प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट। सो अगर पॉपकॉर्न हम लोग हाफ खाएंगे तो बेटा पैसा भी हाफ दो। समझ में आ रहा है? पैसा भी हाफ दो। तो अगर प्रॉफिट हम लोग जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, उसी रेशियो में फर्म का टोटल कैपिटल भी डिवाइड होगा। That is what we mean capital adjustments. So these are things that we are supposed to do when a new partner is admitted in a firm. Number 1, change in the profit sharing ratio, right? सबसे पहला चीज याद रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, so we have to calculate the new PSR. Second, we have to do the revaluation of asset and liabilities, and why I have told you all. Third is we need to check that is there any undistributed profits, accumulated profits, reserves or losses. That has to be taken care of. That has to be divided between among the all partners or between the all partners. Again, इसका alternative treatment भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे, तो जब इंडिविजुअली एक टॉपिक को पकड़ेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल एडजस्ट फ्रॉम द पार्टनर्स, जहां पे पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहेंगे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे विल डू व्हाट, दे विल एडजस्ट करेगा अपना कैपिटल। क्लियर है? सो जस्ट मेक अ पॉइंट दैट वी डिस्कस दैट थिंग्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।